तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय आंकड़ों का प्रबंधन इसकी प्रश्नावली 3.1 करेंगे। चलिए प्रश्न 1 करते हैं। अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इसके लिए हमने एक सारणी बना ली है। इस सारणी के प्रथम स्तंभ में क्रम संख्या, क्योंकि 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हमें 10 विद्यार्थी की ऊंचाइयाँ यानी इनकी लंबाइयाँ लिखनी होंगी। तो यह क्रम संख्या 1 से 10 हम विद्यार्थी यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला विद्यार्थी राखी है, राखी हमने लिख लिया। इसकी लंबाई फुट में यानी ऊंचाई फुट में हम कह सकते हैं कि 4.2 है। दूसरा विद्यार्थी अदिति है और अदिति की जो लंबाई है यह 4.5 फीट है। तीसरा विद्यार्थी रोहित है और बच्चों रोहित की लंबाई 5 फीट है। चौथा विद्यार्थी रमन है और रमन की ऊंचाई 5.1 फुट है। पांचवा विद्यार्थी रिया है और रिया की ऊंचाई 5.2 फीट है। छठा विद्यार्थी हरमिंदर है और हरमिंदर की ऊंचाई 5.3 फीट है। सातवां विद्यार्थी गौतम है और गौतम की ऊंचाई 5.1 फीट है। आठवां विद्यार्थी मयंक है और मयंक की ऊंचाई 4.7 फीट है। नवां विद्यार्थी शिखर है और शिखर की लंबाई 4.9 फुट है। 10वां विद्यार्थी नीतीश है और नीतीश की ऊंचाई 4.5 फुट है। अब बच्चों यहाँ पर पूछा गया है कि 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, परिसर ज्ञात करने के लिए हमें अधिकतम लंबाई कितनी है और न्यूनतम लंबाई कितनी है यह देखना होगा, यह ज्ञात करना होगा। तो हम प्रेक्षणों को अगर देखें तो अधिकतम ऊंचाई 5.3 फुट है और न्यूनतम ऊंचाई 4.2 फुट है। यहाँ पर जो आंकड़े दिए गए हैं लंबाइयों के आंकड़े, ये 4.2, 4.5, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.1, 4.7, 4.9 और 4.5 है। इनमें से अधिकतम ऊंचाई 5.3 फुट है और न्यूनतम ऊंचाई 4.2 फुट है। तो परिसर हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परिसर बराबर अधिकतम ऊंचाई ऋण न्यूनतम ऊंचाई होता है। अधिकतम ऊंचाई और न्यूनतम ऊंचाई का मान रख लेते हैं। तो यह 5.3 ऋण 4.2 फुट आ जाता है और 5.3 माइनस 4.2 बराबर 1.1 होता है। तो परिसर यहाँ पर लंबाइयों का परिसर 1.1 फुट होगा। प्रश्न 2, इसमें दिया गया है कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। तो यहाँ पर यह मूल्यांकन के अंक दिए गए हैं, इनको हमने एक सारणीबद्ध रूप में संगठित करना है और आगे बताना है भाग 1 सबसे बड़ा अंक कौन सा है, भाग 2 सबसे छोटा अंक कौन सा है, भाग 3 इन आंकड़ों का परिसर क्या है, भाग 4 अंक गणितीय माध्य निकालिए। तो यहाँ पर बच्चों हम इन अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक सारणी बना ली है। इस सारणी के स्तंभ, पहला स्तंभ क्रम संख्या, दूसरा स्तंभ अंक, तीसरा स्तंभ मिलान चिन्ह, चौथा स्तंभ बारंबारता। बारंबारता का मतलब विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पर क्योंकि अंक दिए गए हैं, यह अंक 1 से 9 तक हैं। जो अंक दिए गए हैं ये 4, 6, 7, 5, 3, 5, 4, 5, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6, 5, 8, 4, 6, 7। तो यहाँ पर हम अंक लिख लेते हैं 1 से 9 तक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बच्चों पहला अंक 4 है, तो 4 के लिए यहाँ पर मिलान चिन्ह बना लेते हैं। और दूसरा 6 है, तो हम 6 के लिए मिलान चिन्ह बना लेते हैं। तीसरा अंक 7 के लिए मिलान चिन्ह बना लिया। इसके बाद 5 के लिए मिलान चिन्ह, 3
3 के लिए हमने मिलान चिन्ह बना लिया। इसके बाद 5 के लिए एक मिलान चिन्ह हमने यहाँ पर खींच लिया। 4 के लिए मिलान चिन्ह, 5 के लिए मिलान चिन्ह, 2 के लिए मिलान चिन्ह, 6 के लिए मिलान चिन्ह, 2 के लिए मिलान चिन्ह, 5 के लिए मिलान चिन्ह हमने खींच लिया। 1 के लिए मिलान चिन्ह, 9 के लिए मिलान चिन्ह, 6 के लिए मिलान चिन्ह, 5 के लिए मिलान चिन्ह। यह मिलान चिन्ह तिरछा हम खींचेंगे। 8 के लिए मिलान चिन्ह, 4 के लिए मिलान चिन्ह, 6 के लिए मिलान चिन्ह, 7 के लिए मिलान चिन्ह हमने खींच लिया। अब हम बच्चों यह कितने हमने मिलान चिन्ह यहाँ पर खींचे हुए हैं, मतलब बारंबारता हम लिख लेते हैं, इनको हम गिन लेते हैं। अंक 1 के लिए मिलान चिन्ह 1 है, तो अंक 1 की बारंबारता 1 होगी, अंक 2 की बारंबारता 2 होगी, अंक 3 की बारंबारता 1 होगी, अंक 4 की बारंबारता 3 होगी, अंक 5 की बारंबारता 5 होगी, अंक 6 की बारंबारता 4, अंक 7 की बारंबारता 2 होगी, अंक 8 की बारंबारता 1 और अंक 9 की बारंबारता 1 होगी। अब बच्चों हमने मूल्यांकन में प्राप्त किए अंकों को सारणीबद्ध रूप में संगठित कर लिया है। अब हम प्रश्नों का उत्तर देंगे। भाग 1 में पूछा गया है सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो बच्चों यहाँ पर स्पष्ट है कि जो अंक दिए गए हैं यह 1 से 9 है और इनमें सबसे बड़ा अंक 9 है। तो भाग 1 का उत्तर सबसे बड़ा अंक 9 है, यह होगा। बच्चों भाग 2 में पूछा गया है सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो सबसे छोटा अंक यह 1 होगा, क्योंकि जो अंक दिए गए हैं 1 से 9 है, 1 से 9 तक में सबसे छोटी संख्या 1 होगी, तो सबसे छोटा अंक 1 है। भाग 3 इन आंकड़ों का परिसर किया है। तो बच्चों परिसर ज्ञात करने के लिए हम सबसे बड़ा अंक और सबसे छोटा अंक को घटा लेते हैं। तो परिसर बराबर सबसे बड़ा अंक जो कि 9 है ऋण सबसे छोटा अंक जो कि 1 है, यह होगा। 9 ऋण 1 बराबर 8। तो बच्चों यहाँ पर परिसर 8 होगा। तो इन आंकड़ों का परिसर 8 है। भाग 4 में बच्चों पूछा गया है अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अंक गणितीय माध्य ज्ञात करने के लिए हम सभी प्रेक्षणों का योग और उसको कितने परीक्षण हैं उससे भाग करेंगे। तो अंक गणितीय माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो बच्चों सभी प्रेक्षणों को जोड़ लेते हैं। यह 4 धन 6 धन 7 धन 5 धन 3 धन 5 धन 4 धन 5 धन 2 धन 6 धन 2 धन 5 धन 1 धन 9 धन 6 धन 5 धन 8 धन 4 धन 6 धन 7 बटा यहाँ पर प्रेक्षणों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बच्चों इन सभी को जोड़ लेते हैं तो यह 100 आ जाता है, 100 बटा 20, और 100 को हम 20 गुणा 5 लिखते हैं बटा 20, 20 से 20 कट जाता है तो यह 5 आ जाता है। तो अंक गणितीय माध्य बराबर 5 होगा। प्रश्न 3 प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। बच्चों हम जानते हैं कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 और 4 हैं। तो बच्चों प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य बराबर संख्याओं का योग बटा कुल संख्याएं होगा। यहाँ पर बच्चों संख्याएं 0 1 2 3 और 4 हैं, तो 0 धन 1 धन 2 धन 3 धन 4 बटा 5 होगा। 0 धन 1 बराबर 1, 1 धन 2 बराबर 3, 3 धन 3 बराबर 6, 6 धन 4 बराबर 10, यह 10 बटा 5 होगा। और 10 बटा 5 बराबर 2 होता है, क्योंकि 10 बराबर 5 गुणा 2 बटा 5, 5 से 5 कट जाता है तो यह 2 होगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0, 100। उसका माध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों माध्य स्कोर ज्ञात करने के लिए हमें इन सभी रनों को जोड़ना पड़ेगा और यह कितनी पारियों में रन बनाए गए हैं इसको इनके योग से भाग करना होगा। तो यहाँ पर बच्चों दी गई हैं
कि कुल पारियां बराबर 8। माध्य स्कोर या रन निकालने के लिए हमें रनों का योग करना होगा और इस रनों के योग को हमें भाग देना होगा कुल पारियों से। तो बच्चों रनों का योग 58 धन 76 धन 40 धन 35 धन 46 धन 45 धन 0 धन 100 बटा कुल पारियां, इसको 8 लिखेंगे। अब हम बच्चों 58 धन 76 धन 40 धन 35 धन 76 धन 45 धन 0 धन 100, इसको जोड़ने से यह 400 आ जाता है बटा 8। 400 को हम 50 गुणा 8 लिख सकते हैं क्योंकि 50 गुणा 8 बराबर 400 होता है बटा 8। 8 से 8 कटने के बाद यह 50 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि खिलाड़ियों का माध्य स्कोर 50 है। प्रश्न 5, निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। तो बच्चों यहाँ पर एक सारणी दी गई है। यहाँ पर प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाने के लिए यह सारणी दी गई है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाग 1, प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। भाग 2, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे 4 से, क्यों? भाग 3, बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। भाग 4, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। बच्चों पहले हम भाग 1 कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर हम सारणी से देख रहे हैं कि खिलाड़ी ए द्वारा खेल 1 में अर्जित किए गए अंक 14 हैं, खेल 2 में अर्जित किए गए अंक 16 हैं, खेल 3 में अर्जित किए गए अंक 10 है, खेल 4 में अर्जित किए गए अंक 10 है। तो हमें यहाँ पर ए द्वारा अर्जित औसत अंक निकालना है। तो बच्चों खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक निकालने के लिए हमें सभी अंकों का योग निकालना होगा और उस योग को खेलों की कुल संख्या से भाग देना होगा। तो खेलों में ए द्वारा अर्जित औसत अंक बराबर अंकों का कुल योग बटा खेलों की कुल संख्या। अंकों का कुल योग के लिए 14 धन 16 धन 10 धन 10 यह योग ज्ञात करेंगे बटा खेलों की कुल संख्या, यह 1 2 3 4, कुल खेल 4 है तो इसको 4 लिखेंगे। 14 धन 16 धन 10 धन 10 बराबर 50 होता है क्योंकि 14 धन 16 30 होता है, 30 धन 10 40, 40 धन 10 50, 50 बटा 4। 50 को बच्चों हम 25 गुणा 2 लिखेंगे बटा 2 गुणा 2, 4 को हम 2 गुणा 2 लिखेंगे, 2 से 2 कट जाता है तो यह 25 बटा 2 आ जाता है। 25 बटा 2 को हम 12.5 लिखेंगे क्योंकि 25 को 2 से भाग कर सकते हैं। 2 गुणा 1 बराबर 2 होता है, यहाँ पर 2 ऋण 2 बराबर 0, 5 हमने उतार लिया। 2 गुणा 2 बराबर 4 होता है, 5 में से 4 गया तो यह 1 बचा। 2 को 1 से भाग करेंगे नहीं जाएगा तो यहाँ पर 12 के आगे दशमलव लगा लेते हैं और यहाँ 1 के आगे 0 आ जाता है। 2 गुणा 5 बराबर 10, तो 25 बटा 2 बराबर 12.5 होगा। तो ए द्वारा अर्जित औसत अंक 12.5 होंगे। भाग 2 में पूछा गया है प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से, क्यों? तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खिलाड़ी सी के लिए, क्योंकि खेल 1 उसने 8 अंक अर्जित किए, खेल 2 में उसने 11 अंक अर्जित किए, खेल 3 उसको उसने खेला ही नहीं और खेल 4 में उसने 13 अंक अर्जित किए। तो यहाँ पर उसने जो खेल खेले हैं वो 3 खेल खेले हैं, तो उसका माध्य अंक ज्ञात करने के लिए हमें अंकों का कुल योग बटा खेलों की कुल संख्या, और खेलों की कुल संख्या के लिए क्योंकि 3 खेल खेले हैं तो इसको हमने 3 से भाग देना होगा। तो माध्य अंक ज्ञात करने के लिए 3 से भाग देना होगा, 4 से नहीं, क्योंकि उसने 3 ही खेलों में भाग लिया है। तो बच्चों भाग 2 का उत्तर यह होगा प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए हम कुल अंकों को 3 से भाग देंगे क्योंकि सी ने केवल 3 खेलों में ही भाग लिया है। चलिए भाग 3 करते हैं। इसमें दिया गया है बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है,
आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करोगे। तो बच्चों बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है, तो बी के अंकों का माध्य बराबर अंकों का कुल योग वटा खेलों की कुल संख्या, और खेलों की कुल संख्या को हम 4 लेंगे। अंकों का कुल योग के लिए हम 0, धन 8, धन 6, धन 4 करेंगे। बच्चों 0 धन 8 8 होता है, 8 धन 6 बराबर 14, 14 धन 4 बराबर 18, तो यह 18/4 होगा। 18 को हम 9 गुणा 2 लिखेंगे और 4 को 2 गुणा 2 लिखेंगे। 2 से 2 कटने के बाद यह 9/2 हो जाता है। तो बी के अंकों का माध्य 9/2 होगा। भाग 4 करेंगे। इसमें पूछा गया है किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। बच्चों अब हमें यह जानना है कि किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है, तो इसके लिए हमें सभी खिलाड़ियों का माध्य ज्ञात होना चाहिए। हमें ज्ञात है कि ए के अंकों का माध्य 12.5 है, बी के अंकों का माध्य 9/2 है, और इस 9/2 को हम 4.5 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 को 2 से भाग देंगे तो ये 4.5 आएगा। 2 गुणा 4 बराबर 8, 9 घटा 8 बराबर 1। ना जाने के लिए यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो एक 0 बढ़ाना होगा। 2 गुणा 5 बराबर 10, तो 9/2 बराबर 4.5। बी के अंकों का माध्य 4.5 है, और सी के अंकों का माध्य यहाँ पर हमें ज्ञात करना होगा। तो सी के अंकों का माध्य ज्ञात करने के लिए उसके अंकों को जोड़ना होगा, और उसने 3 खेल खेले हैं, तो अंकों का जोड़ 8 धन 11 धन 13 बटा खेलों की कुल संख्या, और यह 3 है। 8 और 11 19 होते हैं, 19 और 13 32, 32/3। बच्चों 32 को 3 से भाग दे लेते हैं। 3 गुणा 1 बराबर 3, 3 ऋण 3 बराबर 0, 2 उतार लेते हैं। 3 से 2 विभाजित नहीं होगा, तो इसके लिए 0 लगा लेते हैं। 3 गुना 0 बराबर 0, यहाँ 2 बचेगा। अब दशमलव लगाएंगे तो 2 के आगे 0 आ जाता है। 3 गुणा 6 बराबर 18, फिर से 2 बचेगा। 20 ऋण 18 बराबर 2, 0 लगा लेते हैं 2 के आगे। 3 गुणा 6 बराबर 18, फिर से यहाँ पर 2 बचेगा, तो 32/3 बराबर 10.66 होगा। तो ए के अंकों का माध्य 12.5, बी के अंकों का माध्य 4.5, सी के अंकों का माध्य 10.66। तो सभी माध्य को अगर हम तुलना करें तो हम पाते हैं कि सी के अंकों का माध्य सबसे ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि सभी खिलाड़ियों के माध्यों की तुलना करने से हमें पता चलता है कि ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। प्रश्न 6, विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75 है। याद कीजिए। भाग 1 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक। भाग 2 प्राप्त अंकों का परिसर। भाग 3 समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक। तो बच्चों यहाँ पर जो अंक दिए गए हैं इनको हम आरोही क्रम में लगा लेते हैं। आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में। पहला अंक 85 है, दूसरा 76 है, 90 है, उसके बाद 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे छोटा अंक 39 है। 39 को सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद 48, 48 के बाद 56 आएगा, 56 के बाद 75 आएगा, फिर 76 आएगा, 76 के बाद 81 आएगा, 81 के बाद 85 आएगा, और यह 85 दो बार है। इसके बाद 90 आएगा, और 90 के बाद 95 आएगा। अब इनको हम गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब भाग 1 करते हैं, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक। तो बच्चों यहाँ पर हमने जो प्राप्त अंक है इनको आरोही क्रम में लगा लिया है। तो सबसे पहला अंक न्यूनतम अंक होगा, और सबसे आखिरी अंक सबसे अधिक अंक होगा। तो विद्यार्थियों द्वारा सबसे अधिक अंक बराबर 95 होगा, और विद्यार्थियों द्वारा सबसे कम अंक यह 39 होगा। भाग 2 में पूछा गया है प्राप्त अंकों का परिसर। बच्चों प्राप्त अंकों का परिसर ज्ञात करने के लिए हमें अधिकतम अंक को घटाना होगा न्यूनतम अंक से। अधिकतम अंक 95 है और न्यूनतम अंक 39 है। बच्चों 95 को 39 से हम घटा लेते हैं। 5 से 9 नहीं जाएगा तो 1 हमें उधार लेना होगा, तो ये 15 हो जाता है। 15 में से 9 गया तो 6 बचा, और यहाँ पर 9 की जगह 8 रह जाता है।
8 में से 3 गया तो 5 बचा, तो 95 ऋण 39 बराबर 56 होगा। तो प्राप्त अंकों का परिसर 56 होगा। भाग 3, समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक। बच्चों, इसको ज्ञात करने के लिए हमें अंकों का कुल योग निकालना होगा और उसको विद्यार्थियों की कुल संख्या से भाग देना होगा। तो समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक बराबर अंकों का कुल योग बटा विद्यार्थियों की कुल संख्या। अंकों का कुल योग 39 धन 48 धन 56 धन 75 धन 76 धन 81 धन 85 धन 85 धन 90 धन 95 बटा विद्यार्थियों की कुल संख्या, और यह संख्या 10 है। अब बच्चों 39 धन 48 धन 56 धन 75 धन 76 धन 81 धन 85 धन 85 धन 90 धन 95, इन अंकों को जोड़ें तो यह 730 आता है बटा 10। 730 को हम 73 गुणा 10 लिखेंगे बटा 10, 10 से 10 कट जाता है। अब यह माध्य 73 आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि समूह द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 73 है। प्रश्न 7, 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी: 1555, 1670, 1750, 2013, 2540, 2820। इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य संख्या हमें निकालनी है। तो इस माध्य संख्या को निकालने के लिए क्रमागत वर्षों में जो विद्यार्थियों की संख्या थी, इन सभी का हमें योग निकालना होगा और इस योग को हमें भाग देना होगा कुल कितने वर्ष हैं। तो यह कुल कितने वर्ष 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्ष हैं। तो हमने उस योग को 6 से भाग देना होगा। तो लिख लेते हैं विद्यार्थियों की माध्य संख्या बराबर विद्यार्थियों की कुल संख्या बटा कुल वर्ष। विद्यार्थियों की कुल संख्या 1555 धन 1670 धन 1750 धन 2013 धन 2540 धन 2820 बटा कुल वर्ष बराबर 6 है। बच्चों, अब हम इन संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 1555, इसके नीचे हम 1670 लिखेंगे, 1750, इसके नीचे हम 2013, फिर इसके नीचे हम 2540 और इसके नीचे हम 2820 लिखेंगे। 5 और 0 5, 5 और 3 8, 8 और 0 8, 8 और 0 8, तो यहाँ 8 आएगा। 5 और 7 12, 12 और 5 17, 17 और 1 18, 18 4 22, 22 और 2 24, 4 2 आगे के लिए जोड़ेंगे, 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 7 20, 20 और 5 25, 25 और 8 33, 33 का 3 हम आगे के लिए रखेंगे, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। तो यह योग 12,348 होगा बटा 6। अब हम यहाँ पर 6 से 12,348 को भाग दे लेते हैं। 6 गुणा 2 बराबर 12, 12 को 12 से घटाएंगे तो 0 आता है, 3 को हम उतार लेते हैं। 6 यह 3 से नहीं जाएगा, ना जाने के लिए यहाँ पर 0 रख लेते हैं 2 के आगे। अब हम 4 उतार लेते हैं। 6 गुणा 5 बराबर 30, को 30 से घटाएंगे तो यह 4 आ जाता है। अब हम 8 उतार लेते हैं। 6 गुणा 8 बराबर 48, तो 12,348 बटा 6 बराबर 2000। तो हम कह सकते हैं कि इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य संख्या 2058 है। प्रश्न 8 करते हैं। एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा मिलीमीटर में निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की गई। तो यहाँ पर एक सारणी दी गई है। तो पहली पंक्ति में दिन दिए गए हैं और दूसरी पंक्ति में वर्षा कितनी हुई मिलीमीटर में यह दी गई है। जैसे सोमवार में 0.0 मिलीमीटर वर्षा हुई, यानी वर्षा नहीं हुई। मंगलवार को 12.2 हुई, बुधवार को 2.1 मिलीमीटर। इस तरह से यहाँ पर सारणी में दिया गया है। भाग 1, उपरोक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। वर्षा का परिसर ज्ञात करने के लिए हमें अधिकतम वर्षा कितनी हुई उसको हमें घटाना होगा न्यूनतम वर्षा से। तो यहाँ पर आंकड़ों को देखने से पता पड़ता है वर्षा जो दी गई है मिलीमीटर में, यहाँ पर 0.0, 12.2, 2.1, 0.0, 20.5, 5.5 और 1.0। 20.5 यह अधिकतम वर्षा है।
और न्यूनतम वर्षा जो कि सोमवार को है यह 0.0 है। तो बच्चों वर्षा का परिसर निकालने के लिए हमें अधिकतम वर्षा को न्यूनतम वर्षा से घटाना होगा। तो बच्चों वर्षा का परिसर बराबर अधिकतम वर्षा ऋण न्यूनतम वर्षा, और अधिकतम वर्षा 20.5 है, ऋण न्यूनतम वर्षा 0.0 है। तो 20.5 में से 0.0 घटाएंगे तो 20.5 ही आएगा। तो यह वर्षा 20.5 मिलीमीटर होगी। तो यह वर्षा का परिसर 20.5 मिलीमीटर होगा। भाग 2 में पूछा गया है इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। बच्चों माध्य वर्षा ज्ञात करने के लिए हमें सोमवार से लेकर रविवार तक जितनी वर्षा हुई है इन सभी को जोड़ना होगा, और कुल कितने दिन है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो हमें उस योग को 7 दिन से मतलब 7 से भाग देना होगा। तो भाग 2 के लिए लिख लेते हैं सप्ताह की माध्य वर्षा बराबर कुल रिकॉर्ड की गई वर्षा बटा कुल दिन। कुल रिकॉर्ड की गई वर्षा के लिए हमें 0.0 धन 12.2 धन 2.1 धन 0.0 धन 20.5 धन 5.5 धन 1.0 ज्ञात करना होगा बटा कुल दिन, यह दिन 7 हैं। अब हम बच्चों 0.0 के नीचे 12.2 लिख लेते हैं, 12.2 के नीचे 2.1 लिख लेते हैं, इसके नीचे 0.0, फिर 20.5, 5.5, 1.0। इतना ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। 0.2 होगा, 2 धन 1 3, 3 धन 0 3, 3 धन 5 बराबर 8, 8 धन 5 13, 13 के लिए यहाँ 3 लिखेंगे, 1 को आगे के लिए जोड़ेंगे, 1 और 0 1, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 धन 0 5 होगा, 5 धन 5 10, 10 और 1 11, 11 के लिए 1 लिखेंगे, 1 आगे के लिए जोड़ेंगे, 1 और 1 2 और 2 और 2 4। तो यह योग 41.3 आ जाता है बटा 7। बच्चों 41.3 बटा 7, इसके लिए हम दशमलव हटाने से 41 के आगे दशमलव हटा लेते हैं, तो यह 413 बटा 10 हो जाता है, गुणा 7, 10 गुणा 7 करेंगे क्योंकि 10 आया है दशमलव हटाने से। अब 413 को भाग दे लेते हैं 7 से, 7 गुणा 5 बराबर 35, 41 35 बराबर 6, 3 उतार लेते हैं, 7 गुणा 9 बराबर 63 होता है। तो हम कह सकते हैं कि 453 बटा 7 बराबर 59 होगा। अब इसको हम 59 बटा 10 लिखेंगे, और 10 में 1 शून्य है, तो 10 हटाने के लिए 9 के आगे दशमलव लगाना होगा, तो ये 5.9 हो जाता है। तो सप्ताह की माध्य वर्षा 5.9 मिलीमीटर होगी। भाग 3 करते हैं, इसमें दिया गया है कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही। तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माध्य वर्षा 5.9 मिलीमीटर है, तो इससे कम यह सोमवार को रही 0.0 मिलीमीटर, और 5.9 से कम 2.1 है, तो बुधवार को यह कम रही, बृहस्पतिवार को 0.0, यह 5.9 से कम है, बृहस्पतिवार को वर्षा माध्य वर्षा से कम रही, शनिवार को 5.5 रही, यह भी 5.9 से कम है, और रविवार को 1.0, यह भी 5.9 से कम है। तो 5 दिन जो कि सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शनिवार और रविवार हैं, इन दिनों में वर्षा माध्य वर्षा से कम रही। प्रश्न 9 करते हैं, इसमें दिया गया है 10 लड़कियों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में मापी गई और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141। भाग 1 सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है। तो बच्चों हम यहाँ पर जो परिणाम प्राप्त हुए हैं इनको हम तुलना कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि सबसे लंबी लड़की की लंबाई 151 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसमें 151 यह प्रेक्षण सबसे बड़ा प्रेक्षण है, सबसे बड़ी ऊंचाई है ये। तो सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है, यह 151 सेंटीमीटर है। भाग 2 सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सबसे छोटी लड़की की लंबाई यह 128 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो भी
लंबाइयां दी गई हैं, इसमें 128 सबसे छोटा अंक है, तो सबसे छोटी लड़की की लंबाई 128 सेंटीमीटर है। भाग 3 में पूछा गया है इन आंकड़ों का परिसर क्या है। तो परिसर के लिए सबसे लंबी लड़की की लंबाई को हम सबसे छोटी लड़की की लंबाई से घटाएंगे तो हमें इन आंकड़ों का परिसर मिल जाएगा। तो आंकड़ों का परिसर बराबर अधिकतम लंबाई ऋण न्यूनतम लंबाई। अधिकतम लंबाई 151 है और न्यूनतम 128 है। 151 में से 128 घटा लेते हैं, एक में से 8 नहीं जाएगा तो एक बराबर से उधार लेंगे। 11 ऋण 8 बराबर 3 होता है। यह 5 की जगह 4 बचेगा, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा। 0 23 का मतलब 23, तो 151 ऋण 128 बराबर 23, तो आंकड़ों का परिसर 23 सेंटीमीटर होगा। भाग 4 में पूछा गया है लड़कियों की माध्य ऊंचाई क्या है। तो माध्य ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इन सभी आंकड़ों को हमें जोड़ना होगा और इसको जो कुल लड़कियां हैं 10 लड़कियां हैं इससे भाग देना होगा। तो लड़कियों की माध्य ऊंचाई बराबर लड़कियों की कुल लंबाई बटा लड़कियों की कुल संख्या। लड़कियों की कुल लंबाई 135 धन 150 धन 139 धन 128 धन 151 धन 132 धन 146 धन 149 धन 143 धन 141 बटा लड़कियों की कुल संख्या, यह 10 लिखेंगे। बच्चों इन सभी अंकों को जोड़ने से यह 1414 आ जाता है बटा 10। 10 में एक शून्य है तो हम 10 हटाने के लिए 4 के बाद दशमलव लगाएंगे तो यह 141.4 हो जाता है। तो लड़कियों की माध्य ऊंचाई 141.4 सेंटीमीटर होगी। भाग 5 में पूछा गया है कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। बच्चों यहाँ पर जो माध्य लंबाई हमने निकाली है 141.4, इसको तुलना करेंगे इन सभी लंबाइयों से तो हमें यह ज्ञात हो जाएगा कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। तो बच्चों 141.4 यह इतना सेंटीमीटर माध्य लंबाई है, तो 135 इससे छोटा है, 150 भी छोटा है, 139 छोटा है, 128 141.4 से छोटा है, 151 141.4 से बड़ा है, 146 इससे बड़ा है, 132 छोटा है, 149 141.4 से बड़ा है, 143 भी बड़ा है 141.4 से, और यहाँ पर 150 यह भी 141.4 से बड़ा है। तो यहाँ पर कुल 1 2 3 4 और 5 लड़कियां ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई माध्य ऊंचाई से अधिक है। तो भाग 5 में पूछा गया कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। तो यहाँ पर 5 लड़कियों की ऊंचाई माध्य लंबाई से अधिक है। भाग 5 का उत्तर 5 होगा। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।